सो हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एफकैट एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लाइक ये एफकैट एग्जामिनेशन होता क्या है एंड ये एग्जामिनेशन करवाया क्यों जाता है, इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन लोग अपीयर हो सकते हैं, कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है एंड इसके अलावा जो लोग इसको चाहते हैं इसके लिए प्रिपरेशन करना है वो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी इसमें कितनी होती है एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी अपकमिंग वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेंगी एंड इसके अलावा और भी बहुत चीज़ों का डिस्कशन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। शो मेक श्योर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे जिससे कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले से रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक वॉच करते रहिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ़ फिर भी इन केस अगर आपको डाउट बन रह जाता है देन लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एफकैट। ये एफकैट होता क्या है। देखिए एफकैट का मीनिंग क्या होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि आपको इसका नाम से लग रहा है ये एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। इसके थ्रू होता क्या है, आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज ए फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो बच्चे इस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो उनके पास ऑप्शन रहता है फ्लाइंग ब्रांच का, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल का एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक का ऑप्शन रहता है। सो ये इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एफकैट एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। चलिए एंड अब बात बनती है वाई दिस एग्ज़ाम कंडक्ट, यानी कि एग्ज़ाम करवाया क्यों जाता है। देखिए एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज एन ऑफिसर बनने के लिए कराया जाता है, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना देन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाए एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। अगर बात करें इसकी फ्रिक्वेंसी की, यानी कि एग्ज़ाम कितनी बार होता है, ये एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन a ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है। एक एग्ज़ाम फरवरी में होता है जिसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली एफकैट फर्स्ट 2022, ठीक है। जो एग्ज़ाम फरवरी में होता है उसे बोलते हैं एफकैट फर्स्ट। एक आपका एग्ज़ाम होता है अगस्त के अंदर, उसे बोलते हैं एफकैट 2। आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एफकैट फर्स्ट, एफकैट 2, क्योंकि ये साल का पहला एग्जाम है तो फरवरी वाला इसे बोलते हैं इसके एफकैट 1 बोलते हैं एंड अगस्त वाला आपका साल का दूसरा एग्जामिनेशन इसलिए बोलते हैं इसको एफकैट 2। अगर बात करें जेंडर की तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई करते हैं। गर्ल्स भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होती हैं, बॉयज़ के साथ ही सब गर्ल्स भी इसके लिए एलिजिबल होती हैं। क्लियर की बात इतनी। चलिए आगे बढ़ते जान लेते हैं इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो उसके अंदर एज लिमिट की बात की जाए, एलिजिबिलिटी के अंदर एज लिमिट जो रहती है वो आपके अलग अलग सबके रहती है। सबसे पहले बात की जाए फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी जो एज लिमिट होती है वो 20 से लेकर 24 साल तक आपकी एज लिमिट होती है एज ए फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है तो 20 से 24 साल तक होती है। बट ये आपकी जो एज लिमिट होती है ये एकेडमी ज्वाइन करने की होती है, यानी कि जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तब आपकी मिनिमम एज जो 20 साल तक हो या आपकी मैक्सिमम एज जो 24 हो तब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे। बट नॉर्मली एग्ज़ाम से लेके ज्वाइन करने का पूरे प्रोसेस के अंदर आपको नॉर्मली 1 साल लग जाता है। सो आपके एग्ज़ाम देने की जो एज लिमिट होती है वो 19 से लेके 23 साल तक होती है एग्ज़ाम देने की एज लिमिट। बात क्लियर हुई। अगर DOB के टर्म में बात की जाए तो आपके अपकमिंग वैकेंसीज आएंगी उसका जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में आनी चाहिए। यानी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में आ रही है या ये दोनों डेट ऑफ बर्थ भी हैं तब आप इंडियन एयरफोर्स की एफकैट के लिए नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होने वाले हैं एज एन फ्लाइंग ब्रांच। बात क्लियर हुई। अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी की, देख ग्राउंड ड्यूटी के अंदर 2 ब्रांचें आती हैं, एक होती है टेक्निकल ब्रांच, एक होती है नॉन टेक ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक के दोनों की जो एज लिमिट होती है वो एज इट इज़ रहती है, लेकिन दोनों की एज लिमिट सेम रहती है। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो किसकी 20 से 26 साल तक आपकी एज लिमिट होती है। वही फिर अगेन वही चीज़ ये क्या होती है आपकी एकेडमी ज्वाइन करने की 20 से 26 साल तक एज होती है, यानी कि जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तब आपकी मिनिमम एज 20 साल तक हो एंड आपकी मैक्सिमम एज जो वो 26 साल तक हो तभी आप एकेडमी ज्वाइन कर पाएंगे। बट नॉर्मली होता क्या है भाई, अगेन चीज़ वही अगेन कि आपका जो एग्ज़ाम की एज लिमिट होती है वो 19 से 25 साल तक होती है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से लेके ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोसेस का ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से मेंशन होता है। अगर DOB के टर्म में बात की जाए सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में आ रही है देन आप एफकैट की नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए एज ए ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। क्लियर होगी बात। चलिए अब बात आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी वास्ट होती है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
अगर देखिए इसके अंदर मेजर 3 ब्रांचेज होती हैं। अगर सबसे पहले बात किया फ्लाइंग ब्रांच की, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं सो आपको एनी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो विद 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। चाहे तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीसीए किया हो, उससे कोई मैटर नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंड आपके मिनिमम 60% मार्क्स तो होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। एंड इसके साथ ही साथ आपने ट्वेल्थ के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा होना कंपलसरी, वो भी विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, यानी कि ट्वेल्थ के अंदर 50% मार्क्स हों एंड ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% मार्क्स हों तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्वेल्थ के अंदर आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, बट ग्रेजुएशन के अंदर आप किसी भी स्टेज आपका ग्रेजुएशन हो, बीए, बीएससी, बीटेक, उससे मैटर नहीं है, तभी आप इसके लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। देखिए अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तब इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर होती है, यानी कि आपने बीटेक किया हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं ग्राउंड ड्यूटी एज ए टेक्निकल ब्रांच। एंड इसके अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स तो होने चाहिए, आपकी जो बीटेक हो वो 60% मार्क्स का इसके अंदर मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके ट्वेल्थ के अंदर 50% मार्क्स हों, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, तभी आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बढ़ते जाने तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच में क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात की ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए, देखिए नॉन टेक में होता क्या है, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो बट आपके मिनिमम 60% मार्क्स तो होने चाहिए। आप जो ग्रेजुएशन आपका जो है वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीए किया हो, आपने बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, उससे मैटर नहीं है, बस आपके मिनिमम 60% मार्क्स हों तब आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको ट्वेल्थ की परसेंटेज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाकी इस फ्लाइंग के लिए होती है एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए होती है, बट ट्वेल्थ की परसेंटेज की रिक्वायरमेंट आपकी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में नहीं होती है। आपके अगर 12% कम थे, अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे परसेंटेज हैं तब आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई, काफ़ी वास्ट थी लेकिन आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो मेजरली 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि होता है ऑनलाइन, जो कि एफकैट का एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन, जो कि अगस्त के अंदर शेड्यूल्ड किया जाएगा। मैं बताऊँगा आगे आपका वीडियो के एंड में। एंड उसके अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका होता है एसएसबी में मेजरली से बोलते हैं एफएसबी, क्योंकि एयरफोर्स का होता है इसलिए उसी से बोला जाता है एएफएसबी होता है। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं यानी कि इसमें रिकमेंड हो जाते हैं देन आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकली फिट होते हैं देन आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। अगर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर एंड आपकी एफएसबी के बेसिस के ऊपर बनती है मेरिट लिस्ट। अगर आपका नाम उसके अंदर होता है देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस होता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह क्या रहता है। देखिए इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर आपके मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके अंदर सबके मैथमेटिक्स के आते हैं 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तभी तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका एक मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं 90 मार्क्स के लिए, अगेन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। एंड आपके रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के लिए। एंड आपके जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के लिए। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं एंड आपके 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। जो एक क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपका 300 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है। जो टाइम मिलता है आपको, टाइम 2 घंटे का मिलता है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि MCQ बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आप 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1/3 मार्क्स की होती है, यानी कि 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स कैरी करता है एंड आपकी 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका एग्ज़ाम की लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होती है। बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं मेजरली वो इंग्लिश और हिंदी बोथ के अंदर होते हैं, बट ये एग्जाम सिर्फ आपका ओनली इन इंग्लिश के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन होता है। इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते लेते हैं इसकी एसएसबी में क्या होता है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपकी होती है इसे AFSB, इसे हम AFSB बोलते हैं क्योंकि ये होती है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, इसे हम नॉर्मली AFSB बोलते हैं। इसके अंदर आपको 2 स्टेज होती हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
ये आपका होता है टोटल 5 दिन का प्रोसेस होता है, टोटल 5 डेज़ का प्रोसेस होता है। जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वही जाते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 1 के अंदर आपके मेजरली 3 टास्क होते हैं, जो कि होता है सबसे पहला टास्क जो होता है वो OIR टेस्ट होता है। इसके अंदर आपके मेजरली रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही लिखे होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है दिए गए टाइम के अंदर। इसके बाद आपको होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक नॉर्मली एक पिक्चर दिखाई जाती है एंड इस पिक्चर के ऊपर आपको फोटो, उस पिक्चर या उस फोटो के ऊपर आपको एक स्टोरी राइट करनी पड़ती है जो कि इंग्लिश के अंदर। एंड उस स्टोरी को राइट करने के बाद आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। उसी फोटो के ऊपर होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। एंड अगर बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं पूरे सारे टेस्ट को, तीनों टास्क को, वो पहुँचते हैं स्टेज 2 के अंदर। बाकी सारे बच्चे स्टेज 1 से ही आउट कर दिए जाते हैं। जब आपका जो स्टेज 1 होती है सिर्फ नॉर्मली एक दिन की स्टेज 1 होती है, यानी कि एक स्टेज 1 जो होती है वो सिर्फ एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। बाकी सारे बच्चे पहुंच जाते हैं स्टेज 2 के अंदर। स्टेज 2 के अंदर आपके नॉर्मली कई टास्क होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा टास्क होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर आपके 4 टास्क होते हैं, इसके अंदर ही आपके 4 टास्क होते हैं। उसके बाद आपके राउंड टास्क होते हैं कुछ। इसके अंदर आपके पर्सनल इंटरव्यू भी होता है एंड आपका लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस होती है। जो बच्चे इसमें रिकमेंड हो जाते हैं वो इसमें SSB को क्वालिफाई कर लेते हैं। बाकी बच्चे सारे आउट कर दिए जाते हैं स्टेज लास्ट डे कॉन्फ्रेंस में ही आउट कर दिया जाता है। यानी कि ये आपके 4 डेज का प्रोसेस होता है स्टेज 2 का। जो स्टेज 1 होती है आपकी 1 डे की होती है। तो इस तरीके से टोटल का 5 डे का टोटल प्रोसेस आपका AFSB इंटरव्यू का होता है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं वो पहुंचते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए जिसका मेडिकल होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, बट आपको मैं बता दूं उसकी हाइट वगैरह क्या रहती है। देखिए इसमें हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्लाइंग ब्रांच, तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए हाइट की जो रिक्वायरमेंट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी ब्रांचेस हैं, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक है, उन सभी के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है 152 सेंटीमीटर की हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए हाइट क्राइटेरिया एज इट इज़ है, तो कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। एंड इसके अलावा बात कीजिए अगर आई क्राइटेरिया की, विजन क्राइटेरिया की, तो आई क्राइटेरिया के अंदर होता क्या है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका चश्मा अलाउ नहीं होता, स्पेक्स नॉट अलाउड होते हैं। बट आपके ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के चश्मा अलाउ होता है, जो कि -3.5 डायोप्टर से लेके प्लस का 3.5 डायोप्टर तक प्लस का 3.5 डायोप्टर का चश्मा आपका अलाउ रहता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए। ये इसका पूरा मेडिकल का मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, हाइट और विजन की क्राइटेरिया। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेडिकली फिट होते हैं देन आपकी बनती है मेरिट लिस्ट। देखिए मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, आपके एग्जाम के बेसिस के ऊपर एंड आपके SSB इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपकी बनती है मेरिट लिस्ट, जो कि होती है 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है एंड आपका 300 मार्क्स की होती है आपकी SSB। दोनों को ऐड करके आपका 600 मार्क्स में से बनती है मेरिट लिस्ट। अगर आपका नाम उसके अंदर होता है देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो आपकी जो होती है वो कहाँ होती है, ट्रेनिंग आपकी होती है एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। अगर आप एज अ फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करेंगे, फ्लाइंग के लिए ज्वाइन करेंगे या आप GD टेक के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको जो ट्रेनिंग होती है वो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 1.5 ईयर्स की आपको ट्रेनिंग होती है। बट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वालों की ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वालों की ट्रेनिंग सिर्फ 1 ही साल की होती है, बट फ्लाइंग की और GD टेक वालों की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। इसका पूरा प्रोसेस। ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि ऑफिसर लेवल की सबसे पहली पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट के इक्वल होती है। ऑफिसर लेवल की सबसे पहली पोस्ट जो एयरफोर्स के अंदर होती है उसे बोलते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि लेफ्टिनेंट के इक्वल होती है। एंड इसके अंदर आपकी सैलरी जो होती है वो बेसिक पे जो होता है सैलरी का वो 56,100 रुपये आपका बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपके इसके अंदर बहुत सारे आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे HRA, DA, TA सब आपके अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबको जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो ऑलमोस्ट 65,000 आती है। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर होती है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते जानते हैं अपकमिंग वैकेंसीज़ वगैरह क्या आने वाली हैं। अगर बात की जाए इसकी अपकमिंग वैकेंसीज़ की, तो जो इसका नोटिफिकेशन आएगा वो 1 जून 2022 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। ऑफिशियल ठीक है, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, बट अभी तक इसका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ नहीं किया, जो कि आपको 1 जून को ही देखने को मिलेगा। उसकी जो फॉर्म फिलिंग होगी वो भी 1 जून 2022 से स्टार्ट होने वाली है। अगर बात की इसके एग्ज़ाम की डेट की, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2022 में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड किया गया। अब अगस्त में कब होगा डेट पता नहीं है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का डेट जो है वो अगस्त 2022 में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड किया गया है। ये क्लियर हो गया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसका अंदर अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी। चलिए अब बात बनती है इसको लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर।
देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए चाहे आप कई मेथड अप्लाई कई मेथड फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी पे कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको डिटेल सिलेबस पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है एंड मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। विदाउट मॉक टेस्ट यू कैन नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। बिकॉज मॉक टेस्ट से होता क्या है, आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, इसलिए मॉक टेस्ट मस्ट है। अब देखिए, मॉक टेस्ट लगाने के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ testbook.com। बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, सिंपली आपको एक पास परचेज करना पड़ता है 1 साल के लिए या 2 साल के, जितने आपके जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अपना पास परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप 470+ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जो 1 साल के प्राइस के टेस्ट बुक का प्राइस का पास का प्राइस होता है वो 399 रुपये प्राइस का पास का प्राइस होता है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN, देन आपका जो प्राइस होता है वो 339 रुपीज़ हो जाएगा। आपको ऑलमोस्ट 15% का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए 1 साल के लिए, जो कि मात्र 339 रुपीज़ का है इस कोड का यूज़ करने के बाद। तो इस कोड का यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ से पास परचेज कर लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दीजिएगा, जो कि आप यहाँ से हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। सो इस कोड का यूज़ करिएगा, वहाँ से मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। सो आइए आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग जानते नहीं ये एग्जाम होता क्या है, उनका तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह के वीडियोज़ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अगर आपको मन में कोई डर बन रहा है मन के अंदर, तो मुझे कमेंट्स के अंदर लिख कर आइएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है, सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।